नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। पूरे देश में नई सरकार बनाने को लेकर चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। उत्तराखंड की 5 सीटों में मतदान समाप्त हो चुका है। यानी कि अब उत्तराखंड में चुनावी शोर समाप्त है। रैलियां नहीं होंगी, सभाएं नहीं होंगी और कोई बड़ा स्टार प्रचारक भी नहीं आएगा। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता, इस पर बात रोजाना होती रहेगी। हर चौक चौराहे पे, गली मोहल्ले में चुनाव की बात होती ही रहती है। और एक समय ऐसा लगता था कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे जो आसान सीट है वो है पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट, क्योंकि 5 बार भुवनचंद खंडूड़ी इस सीट को जीत चुके हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें, 2 बार इसको सतपाल महाराज ने जीता है। तो अनिल बलूनी ने भी जब लोकसभा के जरिए संसद पहुंचने का इरादा किया तो उनको भी यही लगा कि सबसे मुफीद जो सीट है वो है पौड़ी गढ़वाल की सीट। लेकिन ये सीट कैसे फंस गई? मतलब एक ऐसी सीट जिसमें कांग्रेस पार्टी के पास कोई विधायक तक नहीं है। मतलब 14 विधानसभाओं वाली सीट में एकमात्र विधायक राजेंद्र भंडारी थे कांग्रेस के, जो आखिरी समय में बीजेपी में चले गए। और 13 के 13 विधायक ऐसे थे अपना चुनाव हार के घर बैठे हुए थे। अचानक ऐसा क्या हुआ? सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताएंगे पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में हुआ क्या, कोट द्वार में क्या हो रहा है और कैसे मतलब एक ऐसी सीट जो आसान लग रही थी आज की तारीख में सबसे मुश्किल सीट बन गई है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक चैनल देख रहा था। हम सोशल मीडिया ही देखते हैं, नेशनल मीडिया तो देखते नहीं है, टाइम भी नहीं मिलता। तो देहरादून में करीब 10 से 11 पत्रकारों से एक पत्रकार ने पूछा सिलसिलेवार तरीके से कि बताइए उत्तराखंड में क्या स्थिति है। तो आप यकीन मानिए जो बात हम कह रहे थे आपको, पूरे 11 के 11 जो रिपोर्टर थे, चाहे वो जिस भी स्तर के रिपोर्टर हो, प्रिंट मीडिया के हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सोशल मीडिया के, तो आपको भी यकीन नहीं आएगा, शायद मुझे भी यकीन नहीं आया। पूरे 12 के 12 जो पत्रकार थे उनमें से सब ने कहा कि पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में गणेश गोदियाल का पलड़ा भारी है। और बाकी सभी सीटों में अधिकतर पत्रकारों ने 4-1 कहा और 3-4 पत्रकारों ने कहा कि हरिद्वार और टिहरी की सीट में भी कुछ संभावनाएं हैं। तो हम बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट की, क्योंकि डे वन से हम जो बात आपको कह रहे थे कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। गणेश गोदियाल को हल्के में नहीं ले सकती बीजेपी। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमने ही कहा तो सबसे ज़्यादा बातें भी बाहर जाके हमको ही सुननी पड़ती हैं। दरअसल ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में मुद्दे नहीं थे या पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में अपोजिशन में जो पार्टी है कांग्रेस, उनके पास वोटर नहीं है, सपोर्टर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है। जब सत्ता होती है तो संगठन भी अपने आप मजबूत हो जाता है। अब इतने लंबे समय से सत्ता है, 2 टर्म से उत्तराखंड में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी व्यक्ति है उसी संगठन से जुड़ना पसंद करेगा जिनके पास सत्ता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ छोटे बड़े काम होने की संभावना रहती है और कम से कम अपनी जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। इसलिए संगठन हमेशा उसी का ज़्यादा मजबूत होता है जिनके पास सत्ता होती है। और गणेश गोदियाल ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े नेता हैं, 2 बार के विधायक हैं। कुछ समय के लिए वो पार्टी के राज्य अध्यक्ष भी रहे और मंदिर समिति के अध्यक्ष भी रहे। इतना ही उनका प्रोफाइल था। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आप कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं। चुनाव का परिणाम क्या होगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप ये मान के चलिए कि उत्तराखंड में इस समय गणेश गोदियाल कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत के साथ साथ उन्होंने एक रणनीतिक जो थी, मतलब चूक नहीं की कोई भी, और बहुत अच्छी रणनीति के तहत चुनाव लड़ा। आप उनकी मेहनत का अंदाज़ा लगाइए। अगर इसको आप राजनीतिक तौर पर नहीं भी देखेंगे वीडियो को, आप इस तौर पर भी देखिए कि इतना बड़ा लक्ष्य था पहाड़ जैसा, और उसको हासिल करने में उन्होंने कितनी मेहनत की। आज वो उसके करीब है, ऐसा सब लोगों का मानना है। अब आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार बंद होने वाला था तो सुबह वो बद्रीनाथ में थे और 3 बजे वो थल नदी यमुकेश्वर में थे। तो कितनी मेहनत की उन्होंने और क्या थी उनकी जो रणनीति जिसके तहत फंस गए अनिल बलूनी, जो ये सोच कर चल रहे थे कि पौड़ी गढ़वाल की सीट तो उनके लिए सबसे आसान है। दरअसल जब लोकसभा सीटों की घोषणा हो रही थी नामों की, तो हमें स्पष्ट तौर पे जानकारी थी कि अनिल बलूनी और मनीष खंडूड़ी के बीच ही पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट का मुकाबला होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बड़ी, इसे आज की तारीख में आप चूक कह सकते हैं कि मनीष खंडूड़ी बीजेपी में चले गए। और अगर मनीष खंडूड़ी चुनाव लड़ते, जैसे उनके नाम की घोषणा हुई, तो हमारी भी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि ये सीट तो गई, वैसे भी बीजेपी के पास ही है 2 टर्म से। और आमतौर पर जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे उनका भी यही रिएक्शन था जो हम सोचते हैं इस सीट में मनीष खंडूड़ी और अनिल बलूनी के चुनाव को लेकर। मनीष खंडूड़ी को किसने बीजेपी में शामिल किया इसको लेकर तो हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन गणेश गोदियाल ने जब आखिर में नामांकन कर लिया, उनके नाम की घोषणा हुई, तो एक स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा, मतलब जो अपोजिशन है उनमें थोड़ा सा एनर्जी आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन में ही
ऐसा कुछ हो गया कि इतनी आसान सीट जिसको 3 लाख से ज़्यादा वोटों से तीरथ सिंह रावत ने जीता था, उस सीट पर अब ये माना जा रहा है कि गणेश गोदियाल बिल्कुल फाइट में, नेक टू नेक फाइट है। ऐसा क्या हुआ, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। चलिए आपको बताएंगे, लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी था जो अनिल बलूनी के अगेंस्ट ही गया इस चुनाव में। हमने बहुत पहले आपको कहा था कि अगर मनीष खंडूड़ी और अनिल बलूनी चुनाव लड़ते हैं तो इसमें तीसरा कौन भी आएगा, और ये तीसरा कौन जो आने वाला था, ये मूल निवास भू कानून अंकिता भंडारी केस को लेकर जो लोग सड़कों पे थे, तो उनमें से किसी ने आना था। लेकिन वो मजबूत दावेदार आता तो निश्चित तौर पर बहुत सारे वोट जो गणेश गोदियाल को मिले होंगे शायद उनको वो ले जाता। लेकिन एंड टाइम पे आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हो गई, 3-4 दिन वो जेल में रह गए, तो ये जो रणनीति बनाई जा रही थी तीसरे अकाउंट की, ये बिल्कुल फ्लॉप हो गई और ये बिल्कुल नहीं चली। तो यहाँ पर भी जो पूरा एडवांटेज है वो गणेश गोदियाल को मिल गया। तो मुझे लगता है ये भी एक मतलब ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। तो फिर जब गणेश गोदियाल ने इरादा कर ही लिया कि मनीष खंडूड़ी नहीं लड़े, तो उन्होंने चुनाव लड़ने का इरादा किया। उन पर चाहे दबाव था, चाहे उनको चुनाव लड़ना ही पड़ा। तो फिर उन्होंने सबसे पहले, उनको मालूम था कि कांग्रेस पार्टी का कमजोर संगठन है, कार्यकर्ता उनके हताश निराश है, संसाधनों की पूरी कमी है। तो गोदियाल जानते थे सामने जो प्रतिद्वंदी है उनकी क्या कमजोरी है। और सबसे पहले तो थोड़ा ऊर्जा का संचार हुआ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में गणेश गोदियाल को नाम को लेकर, और फिर आ गया एक गाना, और इसने बहुत मदद की गणेश गोदियाल की मदद हुई उस गाने से जो आजकल खूब चल रहा है, सौरभ मैठानी का गाना, मैं पहाड़ों को रहवासी तू दिल्ली रहने वाली। तो ये ऐसा गाना था कि जिससे थोड़ा सा मतलब एक हंसी मजाक का एक खुशनुमा माहौल बन गया, और जब खुशनुमा माहौल बन गया तो ऊर्जा के साथ लग गए गणेश गोदियाल, और उन्होंने इस गाने को ढाल बनाया। शुरू में सब सभाओं में, सब जगह गणेश गोदियाल के लिए सोशल मीडिया में इस गाने को उनके समर्थक लगातार बजा रहे थे। और इस गाने को शुरुआत में बीजेपी ने बहुत हल्के में लिया, और बीजेपी के सामने सबसे समस्या यही है समर्थकों के सामने कि उनको लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाएगा, मतलब मोदी जी आएंगे, भाषण देंगे और सारा जो वोट है, राम मंदिर है, हिंदुत्व है, इस मुद्दे पर पड़ जाएगा। लेकिन एक ही कैसेट को अगर आप बार बार बजाएंगे तो बोर हो जाते हैं। जैसे इंदिरा आर्य का गाना था, कुछ दिनों तक हर दूसरा तीसरा जो व्यक्ति था उसी गाने को बजा रहा था, लेकिन आज नहीं बजा रहा। तो यहाँ पर कुछ नयापन आया, पूरा भाषण गढ़वाली में दिया गणेश गोदियाल ने, और गणेश गोदियाल को इस बात का पूरी तरह से शायद उनको मालूम था कि जो अनिल बलूनी हैं वो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, मतलब उनका जन्म पहाड़ में ही हुआ है, पौड़ी में ही हुआ है, लेकिन वो गढ़वाली शायद नहीं जानते, और बस एक कमजोर नस पकड़ ली। गणेश गोदियाल ने अपना सारा जो भाषण था 90%, यहाँ तक कि रामनगर में भी जब प्रियंका गांधी आई तो उन्होंने गढ़वाली में भाषण दिया, लोगों को एक नई चीज़ मिल गई। लोग अक्सर नई चीज़ का इंतजार करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी हो, राष्ट्रवाद हो, हिंदुत्व हो, राम मंदिर हो, इसके सामने कुछ नया पेश करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गणेश गोदियाल ने इस चुनाव को हिंदुत्व मोदी बनाम पहाड़वाद पे ला दिया। अब वो पहाड़ की ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, आप भी जानते हैं 14 विधानसभाओं में कोटद्वार एक मैदानी क्षेत्र है, इसके अलावा जो 12 विधानसभा है वो सब पहाड़ की हैं, और पहाड़ में रहने वाले लोगों को उन्होंने बहुत दिल से छुआ। बिल्कुल उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि अनिल बलूनी की हर बॉल पर शॉट किया। शुरू में अनिल बलूनी फ्रंट फुट पर आकर खेल लेते, जैसे उन्होंने शुरुआत में बयानबाजी की तो उन्होंने पलायन रोकने की गारंटी की बात की, उन्होंने पौड़ी के विकास की गारंटी की, तो सीधे फिर यमुकेश्वर पहुंच गए गणेश गोदियाल, उस गांव में जिसको अनिल बलूनी ने गोद लिया था। और उस गांव के बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया में लोगों ने चलाए। हमको भी वहाँ से फ़ोन आया था कि आप इस गाँव को दिखा दो, तो हम तो वहाँ नहीं गए खैर, लेकिन जितनी भी बातें अनिल बलूनी कह रहे थे उन सब पे काउंटर करने लगे गोदियाल, और उन्होंने यहाँ तक कि उनको चुनौती दी कि तुम मेरे साथ बहस करो। और आखिर में तो उन्होंने कहा कि अनिल बलूनी तो क्या चुनौती स्वीकार करेंगे, उन्होंने उत्तराखंड के सारे नेताओं को कह दिया गणेश गोदियाल ने कि आप मेरे साथ खुली बहस कर लो, जो कि किसी ने करनी नहीं थी। तो मतलब उन्होंने हर कमजोर नस को पकड़ा, बहुत मेहनत की, और हारे हुए जो विधायक थे इस पूरी संसदीय सीट में, राजनीति में क्या होता है कि सबसे बुरा वक्त होता है कि आप चुनाव हार जाएं, तो फिर आपको 5 साल काटने बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि नेताओं को आदत होती है, नारेबाजी हो रही है, स्वागत होता है, मालाएं पहनाई जाती है, रिबन कटवाए जाते हैं, तो नेताओं को इसकी आदत होती है। अब उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में 13 के 13 विधायक, जिनमें से कोटद्वार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी शामिल हैं, खाली बैठे हुए थे, 2027 तक इंतजार कर नहीं सकते थे। तो इन हारे हुए विधायकों ने भी पूरा जोर लगाया और अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय दिखाई दिए, तो इसका भी लाभ गणेश गोदियाल को मिल रहा है। गणेश गोदियाल की रणनीति बिल्कुल साफ थी, उन्होंने हर अच्छे मूव पे काउंटर किया। मतलब पहले नामांकन कराया अनिल बलूनी ने, तो उनकी जो नामांकन की भीड़ थी वो सोशल मीडिया में भी दिखाई गई, और बीजेपी ने इसको बहुत बड़ी भीड़ बताकर 5 लाख तक का जीत का दावा करना शुरू कर दिया। लेकिन गणेश गोदियाल कहाँ चूकने वाले थे। जब गणेश गोदियाल ने अपना नामांकन कराया पौड़ी में बिना किसी स्टार के, तो उनकी सभा की भीड़
अनिल बलूनी से ज़्यादा थी, इस बात को सभी लोग जानते हैं। उसकी वजह चाहे ये भी हो सकती है कि चूंकि वो श्रीनगर के पास के ही है तो ज़्यादा लोग आ गए, लेकिन लोग जो देखते हैं उससे मन बनाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हजारों ऐसे लोग होते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि कौन जीत सकता है, क्या ये जीत भी रहा है। तो गणेश गोदियाल ने पूरी रणनीति के तहत पूरे पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ी सीटों में ही उलझा दिया। अनिल बलूनी को ऊपर से गाना वो बजा ही रहे थे और गणेश गणेश होने लगा, मतलब चुनाव धीरे धीरे नज़दीकी होने लगा। और आप इस बात को देखिए कि कोटद्वार से सबसे पहले अनिल बलूनी ने रोड शो किया। सबसे पहला रोड शो अनिल बलूनी का कोटद्वार में हुआ। कोटद्वार में 1,19,000 वोट है और छोटी छोटी विधानसभाओं को अगर देखें आप, चौबटा खाल हो, यमकेश्वर हो, लैंसडाउन हो, उनके मुकाबले में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोट है। इसके बावजूद गणेश गोदियाल ने अनिल बलूनी को पहाड़ी में ऐसे उलझाया कि अनिल बलूनी ज़्यादातर समय चमोली में ही रहे, पहाड़ों में ही रहे और कोटद्वार में वो रोड शो करने के बाद उस दिन आए जिस दिन यहाँ पे गृहमंत्री अमित शाह ने सभा की। और अलग बात है, गृहमंत्री जी की सभा हुई लेकिन मतदान कोटद्वार में भी काफ़ी कम हुआ। और कोटद्वार में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, सब बड़े स्टारों का इंतजार करते रहे। श्रीनगर में योगी जी आए तो योगी जी के अगले दिन गणेश गोदियाल ने वहाँ पर भी सभा कर दी। उन्होंने बहुत छोटे छोटे मुद्दों को छुआ। योगी जी जब आए तो उन्होंने त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत को लेकर हमला कर दिया अनिल बलूनी पे कि अनिल बलूनी ने इन कद्दावर नेताओं का मतलब टिकट कटवाया। तो आप इशारा समझिए कि उन्होंने जहां पर जो जातिवादी समीकरण था उसको भी खेलने की कोशिश की। और पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बार जातिवादी समीकरण भी नहीं है, दोनों ही जो कैंडिडेट है वो ब्राह्मण है। तो इस तरह का भी कुछ खेल नहीं हो पा रहा है इस सीट में, क्योंकि इससे पहले कोई भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें एक पार्टी का जो कैंडिडेट ठाकुर था और एक का ब्राह्मण था। जब तक खंडूड़ी जी चुनाव लड़ते रहे तो यहाँ सतपाल महाराज जी लड़ते रहे। पिछली बार भी तीरथ सिंह रावत और मनीष खंडूड़ी थे, उससे पहले हरसिंह सिंह रावत और भुवनचंद खंडूड़ी थे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का भी समीकरण था जिसका बीजेपी को पूरा लाभ मिलता था। अब अगर अनिल बलूनी को ये लगा होगा कि पौड़ी की सीट बहुत आसान है, तो भुवनचंद खंडूड़ी का अलग मामला था। वो राम लहर के साथ साथ ही यहाँ पर उन्होंने प्रवेश किया पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में। उनके साथ पूर्व सैनिक भी जुड़े हुए थे। सैन्य बोल सीट है और भुवनचंद खंडूड़ी जी का बैकग्राउंड भी सैनिक पृष्ठभूमि का है, तो इसलिए उनको तो इसका सीधा लाभ मिलता रहा। जातिगत समीकरण भी सारा उनके ही पक्ष में जाता था, हिंदुत्व का था। और फिर उनकी एक छवि थी जो वो एक ईमानदार नेता की थी और गढ़वाल के वो बड़े नेता माने जाते थे। गढ़वाल को माओ में तो गढ़वाल के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, उनको बहुत लाभ था। उसके मुकाबले अनिल बलूनी पर रहवासी गाने के जरिए ये थोप दिया गया कि वो कभी इधर आए नहीं, वो दिल्ली रहे, मतलब उनकी पीढ़ियाँ दिल्ली रही। और इसका पूरा फायदा गणेश गोदियाल ने उठाया। डे बाय डे चुनाव आगे बढ़ता गया तो गणेश गोदियाल के साथ लोग जुड़ते गए, दिल से जुड़ गए। जो लोग वाकई पहाड़ और पहाड़ियत को प्यार करते हैं तो उन लोगों को छुआ गणेश गोदियाल ने। कोटद्वार में 2 दिन रहे। पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, बहुत से लोग उनको मजाक में कह रहे थे इतना जोर अपने लिए लगाया होता तो कुछ और होता। तो मतलब 13 के 13 जो हारे हुए विधायक थे उन्होंने अपनी अपनी विधानसभाओं में गणेश गोदियाल के लिए बहुत अच्छा काम किया। गणेश गोदियाल ने हर क्षेत्र में कम से कम 2 बार दौरा किया। कोटद्वार में 2 दिन रहने के बाद वो फिर सभा करने भी आए। तो वो जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सभा होती रही उसके अगले दिन गणेश गोदियाल जाते रहे और जो भाषण दिया जाता रहा उसका जवाब देते रहे। मुकाबला दिलचस्प हो गया और बीजेपी के जो भी रणनीतिकार हैं, जो भी समर्थक हैं, जो भी संगठन है, वो भी कन्फ्यूज हो गए। क्योंकि ज़्यादातर चुनाव में बहुत आसान होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, वो एक रैली करते हैं, कुछ बाइक्स की रैली होती है, जो इस बार कोटद्वार में बिल्कुल नहीं दिखाई दी। कोटद्वार में अनिल बलूनी का रोड शो हुआ, उसके बाद अमित शाह का ही कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। एक दिन वीके सिंह आए थे, तो यहाँ पर भी थोड़ा कन्फ्यूजन दिखाई दिया स्ट्रेटेजी में। कोई बाइक रैली नहीं निकली, कोई और सभाएं नहीं हुई। तो बहुत इनसाइड स्टोरी भी है इसमें। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि जिन लोगों के टिकट यहाँ से कटे हैं, मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि गणेश गोदियाल को लाभ मिल रहा है। और ये जो सारी फसल बोई थी, जिस तरह 2014 में अन्ना हजारे ने आंदोलन चलाया था रामलीला मैदान में और उस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की फसल काटी थी बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से। गणेश गोदियाल को भी थोड़ा सा यहाँ पे लाभ हो रहा, क्योंकि 4-5 महीने पहले पूरे उत्तराखंड में आपने देखा होगा मूल निवास भू कानून अंकिता भंडारी की, इसको लेकर बड़ी बड़ी रैलियां निकली जिनको बीजेपी ने इग्नोर किया। और ऐसा लग रहा था कि इसी आंदोलन से कोई कैंडिडेट आएगा जो मजबूत होगा, जिस तरह टिहरी में हुआ। टिहरी में बॉबी पवार की दमदार उपस्थिति हुई है और उनका आखिर में भी जो आखिरी जो उनकी रैली थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो यहाँ पर जिस फसल को काट रहे हैं बॉबी पवार, मतलब अपनी मेहनत के दम पे, यहाँ पर जो फसल बोई गई थी उस फसल को काटा गणेश गोदियाल ने। क्योंकि पहाड़ में ये मुद्दे बहुत ज़्यादा है। अग्निवीर और अंकिता भंडारी का मुद्दा पहाड़ों में बहुत, वैसे तो पूरे उत्तराखंड में सारे जो बड़े बड़े प्रवक्ता है उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अंकिता भंडारी के इसकी बात की चुनावी सभा में। तो पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में
बड़े बल्लेबाजों के सहारे बीजेपी के समर्थक इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा शॉट लगेगा जो बिल्कुल बाउंड्री से बाहर जाएगा। शॉट बहुत लगे लेकिन बाउंड्री के बाहर कोई नहीं गया। मैच में अभी काफ़ी कुछ बाकी है और 4 जून को फैसला आएगा। तो फैसला चाहे कुछ भी आए, लेकिन कम से कम गणेश गोदियाल ने और बॉबी पंवार ने मेहनत की और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को ये मैसेज देने में कामयाबी हासिल की। राजनीति की ही बात नहीं है, जो लोग बहुत जल्दी मैदान छोड़ लेते हैं, जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, उन लोगों के लिए बॉबी पंवार और गणेश गोदियाल एक बहुत अच्छे मॉडल साबित हो सकते हैं। आज का वीडियो डालने का हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, हम ये दिखाना चाह रहे थे आपको कि मेहनत के दम पर, रणनीति के दम पर, सूझबूझ के दम पर बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। और फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है टिहरी और पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में। तो धीरे धीरे मैच था जो नज़दीकी हो गया और इस सीट में सबसे बड़ी बात ये हुई कि प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर में रैली करने नहीं आ पाए। हालांकि ऋषिकेश में उन्होंने की रैली, लेकिन वहाँ पर तो हरिद्वार टिहरी पर ही फोकस था। तो पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में शायद ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में रैली करने नहीं आए, पौड़ी सीट में नहीं आए, जो कि पिछले 3 टर्म से आ रहे थे। अभी चुनाव परिणाम को लेकर कुछ कह नहीं सकते और हम तो नहीं कह सकते, हम कोटद्वार में रहते हैं। लेकिन हाँ, जैसा मैंने शुरू में किया वहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। राजनीति हो या कैरियर हो या खेल हो या व्यापार हो, सब संभावनाओं का खेल है। अपनी कोशिशें जारी रखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चुनाव परिणाम जो भी आएगा, चुनाव दिलचस्प था और हमने आपको हर खबर दिखाई, बिल्कुल बारीकी से दिखाई। तो उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा रिजल्ट आएगा और जब रिजल्ट आएगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और इस दौरान कुछ नया अपडेट आएगा तो आपको हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल चुनाव ख़त्म हो गया उत्तराखंड में और आप लोग अब इस पर ज़्यादा राजनीतिक बहसबाजी नहीं करें, अक्सर हो जाती है। केबी न्यूज़ को देखते रहिए, बाकी जगह जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर भी हम खबरें दिखाएंगे और खबरें जो होंगी उत्तराखंड की, पौड़ी गढ़वाल की, कोटद्वार की, वो आपको केबी न्यूज़ पे दिखेंगी तो बिल्कुल सही। चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए केबी न्यूज़। दे रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।